डिज़ास्टर मैनेजमेंट की यह सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले जाके वो क्लास देखिए तथा इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया करा दी जाएगी। आप एक बार पीडीएफ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको याद थोड़ी होने वाला है। वीडियो देखिए जिससे आपको ये नोट्स समझ आ जाएँ, ठीक है। बाकी का याद करना समझना वो आप मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर भी दिमाग लगाना आपका ही कर्तव्य होगा, ठीक है। देखते हैं सुनामी। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानीज़ भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है? एक जापानीज़ भाषा का शब्द है जिसकी स्पेलिंग टी से शुरू होती है। टी एक्चुअली में साइलेंट होता है, ठीक है। टी एक्चुअली में क्या होता है? साइलेंट होता है। तो टी एस यू का मतलब होता है, शू का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। और नामी का मतलब होता है लहर, ठीक है। तो सुनामी का मतलब क्या होता है? बंदरगाही लहर, यानी जो भी डॉकयार्ड्स होते हैं उन पर जो लहरें आती हैं उसको ही क्या कहते हैं? जापानीज़ भाषा में सुनामी नाम से जाना जाता है। इसको एक नाम भूकंपीय सागरीय लहर नाम से भी कह सकते हैं। यानी समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से ज्वालामुखी भूकंप उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से ऊंची ऊंची लहरें बनना स्टार्ट होती हैं, लंबी और ऊंची लहरें बनती हैं। तो यही क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर सुनामी आ रही होती है तो आप समुद्र तट पर देखेंगे समुद्र का पानी बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। यानी तटीय क्षेत्रों में लहरों के आगमन से पहले जल तेजी से पीछे की ओर लौटता है। यानी अगर तट है तो पीछे की ओर आप देखोगे समुद्र की सतह दिखने लगेगी आपको बहुत सारी, जो मग्न तट वगैरह वाले होते हैं, जो आसपास वाले तट वाले, तो आपको लगेगा ये समुद्र खाली हो गया, लेकिन वो पहले पीछे जाएगा, फिर क्या होगा? फिर आगे आएगा। यानी बहुत पहले अचानक से पीछे होना स्टार्ट कर देता है। ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। अब कहें विश्व की सर्वाधिक सुनामियाँ किस महासागर में आती हैं? तो विश्व की सर्वाधिक सुनामियों की जो घटनाएं हैं वो प्रशांत महासागर में अमूमन देखने को मिलती हैं, ठीक है। गहरे समुद्र में अगर इस ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लेके आपको। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि गहरे समुद्र में लहर की लंबाई क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यानी अगर समुद्र की गहराई अधिक है, यदि समुद्र की गहराई अधिक है तो लहर की जो लंबाई है, पहली बात तो समझो लंबाई और ऊंचाई में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर समुद्र गहरा है तो लंबाई कैसी होगी? अधिक होगी। अगर समुद्र गहरा नहीं है यानी तटों के पास, तो लंबाई कम हो जाएगी। अमूमन सी बात है कि भाई अगर गहरा अधिक तो लंबाई अधिक, और गहरा कम तो लंबाई कम। अब समुद्र बीच में क्या होता है? गहरा होता है, लेकिन किनारों पे थोड़ी ना गहरा होगा, छिछला होगा, तो वहाँ लंबाई कम हो जाएगी। लेकिन यही कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि समुद्र उल्टा संबंध ऊंचाई में पाया जाता है, यदि समुद्र गहरा है तो ऊंचाई कम होगी लहर की, यानी लहर ऊंची कम उठेगी। लेकिन यदि समुद्र छिछला है यानी तटों के पास, तो लहर बहुत ऊंची ऊंची उठने लगेंगी। अगर तो यही कॉन्सेप्ट क्या है? यानी ऊंचाई का व्युत्क्रमण संबंध दिख रहा होगा आपको। यानी अगर गहराई अधिक है तो लंबाई अधिक, लेकिन ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। समझ आया नहीं आया? यानी अगर गहरा समुद्र है तो ऊंचाई कम, और गहरा समुद्र नहीं है तो ऊंचाई अधिक, यानी तटों के पास लहर की ऊंचाई अधिक हो जाती है। नहीं समझ आ रहा? पीडीएफ खोलो जाके, 1-2 बार खुद से विजुलाइज करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। खुद भी दिमाग लगाना है आपको। ये मैंने बता ही दिया। हाँ, गति का संबंध भी सीधा है। अगर समुद्र गहरा है तो गति अधिक होगी, और यदि समुद्र छिछला है तो गति कैसी होगी? कम होगी। नॉर्मल सा गति का सीधा संबंध पाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने बता दिया आपको। अब प्रश्न ये आया था आपके परीक्षा यूपी पीसीएस में पूछा गया, अपर जो पीसीएस होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है कि सुनामी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सुनामी का पता लगाने के लिए डॉट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब यदि यह पूछ लिया गया है, अभी आपको पता है कि अगर इसका फुल फॉर्म भी तो पूछा जा सकता है, डॉट का मतलब, तो डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी, एंड रिपोर्टिंग सुनामी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब कुछ सुनामियाँ देखें भारत में, आप देखोगे। अब हम भारत में कुछ सुनामियों के बारे में देखें
तो 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, ठीक है। 2011 में जापान में सुनामी आई थी। इसके कारण 2011 की सुनामी के कारण आपको पता भी होगा कि क्या बना था, वो फुकुशिमा में घटना हो गई थी, आपको मैं बता दूं, ठीक है, जिससे वो प्लांट यहाँ का टूट गया था, परमाणु रिएक्टर। 2022 में हंगा टोंगा ज्वालामुखी सुनामी, ठीक है, टोंगा द्वीप पर। 2018 में सुलावेसी इंडोनेशिया, सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का, वहाँ पे सुनामी आई थी। तो हाल फिलहाल की सुनामियों की घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट है, कम से कम 4 से 5 परीक्षाओं में पूछा गया PYQ है ये। भारतीय सुनामी पूर्व चेतना प्रणाली, भारतीय सुनामी पूर्व चेतना यानी अगर सुनामी आने से पहले चेतावनी देने वाली प्रणाली कहाँ पर, तो ये 2007 में, यानी ये 2004 की जो घटना हुई उसके बाद, कि भाई पहले ही अगर हम चेतावनी दे दें थोड़ा सा, तो आप बचाव के कार्य यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या होगा, सुविधाएं होगी। तो ये कहाँ पर है, पहली बात तो ये पूछा गया था, इसकी कहाँ पर है, इनक्वाइस, ठीक है, इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर हैदराबाद। ये पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय सुनामी पूर्व चेतना केंद्र कहाँ पर, तो ये हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के इसका तहत बनाया गया था इसको, भारतीय क्या महासागर सूचना केंद्र के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। अब ये कार्यक्रम आया था सुनामी रेडीनेस कार्यक्रम, यानी सुनामी रेडी कार्यक्रम। तो यूनेस्को और इनक्वाइस, वही इनक्वाइस यानी ये वाली सुनामी पूर्व चेतना केंद्र के द्वारा बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र 1965 में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, ये कहाँ पे, हवाई द्वीप है ना, होनोलुलु द्वीप, हवाई यानी होनोलुलु अमेरिका का, ठीक है, होनोलुलु। तो ये USA अमेरिका में है, कहाँ पर है, अमेरिका में है, ठीक है। किसने, यूनेस्को ने। प्रशांत सुनामी सूचना केंद्र 1949, ये सबसे पुराना यानी पहला है, ये भी हवाई के पास है, ठीक है। हवाई के पास एक फोर्ड आइलैंड है, कौन सा, फोर्ड आइलैंड है, USA का, वहाँ पर है, यानी अमेरिका ही में है, ये दोनों ही अमेरिका में हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली हमारी जो हमारी आपदा है उसका नाम है चक्रवात। तो चक्रवात शब्द जो है ग्रीक शब्द है, यानी ये जो ग्रीक शब्द है साइक्लोस से लिया गया है, ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, बॉलीवुड में किसको कहते हैं, ग्रीक गॉड। आगे देखते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र हो, चक्रवात क्या होता है, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी इनका केंद्र कैसा होता है, निम्न, लो प्रेशर होता है, जिसके चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ एक केंद्राभिमुखी समवायुदाब रेखाएं होती हैं, केंद्र के बाहर की ओर चलती हैं, यानी केंद्र के बाहर की ओर चलती हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है। समवायुदाब रेखाएं होती हैं जो केंद्र के बाहर की ओर चलती, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की, आपको बाहर की ओर चलती हैं, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, ठीक है। जिससे परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, यानी हवाएं कैसी हो जाती हैं, परिधि से हाई प्रेशर, देखो ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है। क्या होता है, चक्रवात का जो सेंट्रल एरिया होता है वो आई कहलाता है चक्रवात का, ठीक है, आँख, ये बनता है लो प्रेशर का केंद्र। अब मैं आपको बता दूं, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, ये याद रख लो आप। तो यानी उच्च दाब होगा, उच्च दाब से हवा किस साइड जाएगी, जहाँ निम्न दाब होगा, ठीक है। तो परिधि पर क्या होगा, परिधि पर क्या होता है, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ऐसे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है परिधि पर, ठीक है, परिधि पर एक हो जाता है हाई प्रेशर क्रिएट। तो हवाएं हाई प्रेशर से किस साइड चलने लगेंगी, बाहर से अंदर की ओर चलने लगेंगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, ठीक है। इतना याद रख लो बस। आप तो नहीं समझ आया कुछ नहीं, आप एक बार PDF खोल के देखोगे समझ आ जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट, जो चक्रवात होती है इसकी दिशा, चक्रवात की दिशा के बारे में मैं आपको बताऊं, चक्रवात की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, एंटी क्लॉक, इंग्लिश में याद रख लो क्योंकि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में। और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपरी वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध।
तो ऊपरी हिस्सा जो है उसमें क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, क्लॉकवाइज, यानी अनुकूल होती है दिशा। बस इतना रट लो ये। चक्रवात के आकार कौन कौन से होते हैं? गोलाकार भी हो सकता, अंडाकार भी हो सकता, भी आकार का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मोस्टली शीतोष्ण चक्रवात के टाइप्स होते हैं, एक तरीके से कई प्रकार के होते हैं शीतोष्ण चक्रवात। अब स्थिति के आधार पर, यानी चक्रवात कहाँ स्थित हो रहा है, कहाँ बन रहा है, किस अक्षांश पे बन रहे हैं, इसके आधार पर आप देखोगे दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट। देखो ये तीन रेखाएं हैं, ये कर्क, ये विषुवत और ये मकर, ठीक है। इनके बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। और इनके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। थोड़ा थोड़ा और ऊपर आ जाओगे तो शीत कटिबंध, ये वाला शीत कटिबंध। चलो आगे बता देता हूँ। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखें, 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच देखने मिलते हैं ये, ठीक है। कहाँ पे? ये यहाँ से लगभग यहाँ से देखने मिलते हैं, इस साइड, इस एरिया में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखने मिलते हैं। अच्छा, इनसे संबंधित एक सिद्धांत है, जो पूछा गया प्रश्न है, सीधा रटना है आपको तो, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वर्कनीज ने। किसने दिया था? वर्कनीज ने। अब देखें चलने के मार्ग को क्या कहते हैं, यानी ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इनके मार्ग को क्या कहते हैं? तो इनके मार्ग को झंझापथ कहते हैं। क्या कहते हैं? झंझापथ कहते हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चन है, मैंने कुछ फालतू का क्वेश्चन डाला ही नहीं है इसमें, यानी कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है, सिर्फ जो परीक्षाओं की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पहले से आती हैं, बेसिक लॉजिक लगा के आप कर सकते हो, वे मैंने छोड़ दी। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जो जहाँ फंस जाओगे, जो पढ़ना ही पड़ेगा, वही चीज़ डाली है मैंने यहाँ पर। लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो जल में भी बनते हैं और थल पे भी बन सकते हैं, यानी स्थल पे भी बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, उष्ण कटिबंधीय स्थल पे नहीं बनते हैं, वो जल पे ही बनते हैं। याद रखना, इनका जो व्यास होता है ना, इनका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 1530 से 3000 किलोमीटर तक का व्यास के चक्रवात हो सकते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आप समझ सकते हैं इनका व्यास उष्ण कटिबंध से तो बहुत बड़ा होता है, यानी ये बहुत बड़े आकार के चक्रवात होते हैं। इनकी दिशा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। पश्चिम से पूर्व। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको बहुत सरल लग रहे होंगे ये चीज़। है क्या? ज्योग्राफी तो है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आधा चीज़ ज्योग्राफी से रिलेट है, याद समझ लेना। तो अब देखेंगे जो अपनी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्योंकि अपने भारत किस में आता है? उष्ण कटिबंध में ही आता है मोस्टली। तो यही वाले बनते हैं चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। और भारत, देखो मैं आपको बता दूं, ये बीच के एरिया में बनते हैं, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में लगभग, और थोड़े ऊंचे 30 तक बन जाते हैं, 30 डिग्री से 30 डिग्री तक, ठीक है। तो अपन देखेंगे गति कैसी है? सर्वाधिक गति केंद्र के चारों तरफ। सर्वाधिक गति कहाँ पे होती है इनकी चक्रवातों की? सीधे से पॉइंट टू पॉइंट सर्वाधिक गति कहाँ पे होती है इन चक्रवातों की? उष्ण कटिबंधीय चक्र केंद्र के चारों तरफ जहाँ वायु का आरोहण होता है, यानी केंद्र के चारों तरफ कैसा होती है इसकी गति? सर्वाधिक होती है। केंद्र के चारों तरफ इसकी गति सर्वाधिक होती है, ठीक है। केंद्र कैसा होता है? शांत होता है। मैंने बताया ना, केंद्र कैसा होता है? बिल्कुल शांत एरिया होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। अब जो परीक्षाओं में बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है इनसे, UPPCS का तो ये फेवरेट प्रश्न है, ये आप समझ लो। अब बिल्कुल ऐसा लगता है गोद लिए हुए प्रश्न है ये, कि विभिन्न देशों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। साइक्लोन को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली। किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली, ठीक है। चीन में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून। चीन में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून।
यूएसए में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। यूएसए में किस नाम से? हरिकेन। भारत में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात। भारत में चक्रवात नाम से। फिलीपींस में किस नाम से? बागियो। फिलीपींस में बागियो। फिलीपींस में बागियो। यूएसए में एक और चलते हैं, बहुत तेज़ गति वाले होते हैं ये, तो बहुत ही इनकी हवा इतनी तेज़ होती है कि जो सामने आएगा वो उखाड़ के ले जाएगा। टॉर्नेडो। आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हो तो आपको पता होगा टॉर्नेडोज़ के बारे में। अगला है मेक्सिको के पश्चिमी तट, यानी मेक्सिको का पश्चिमी तट को देखें, अगर ये आपका मेक्सिको है तो इसके पश्चिमी तट पर कोर्डोनाज़ो। कोर्डोनाज़ो मेक्सिको के पश्चिमी तट पर कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। ठीक है, अगर देखो टॉर्नेडो कहा जाता है पानी में बनते, लेकिन अगर मैदान में बने, मिसिसिपी और मिसौरी का जो मैदान है यूएसए का, उसमें बने तो उसको कहते हैं टॉर्नेडो एली। टॉर्नेडो एली। ठीक है, ग्रीस, इटली और लीबिया मेडिटेरियन सी के आसपास क्या कहते हैं? मेडिकेन। क्या नाम से जानते हैं? मेडिटेरियन सी के पास मेडिकेन। ठीक है, अच्छा ये समझो, टॉर्नेडो जो है फुजीटा स्केल से मापा जाता है। टॉर्नेडो का जो मापन है वो फुजीटा स्केल से, यानी तेत्सुआ टियोडोर फुजीटा ने इसकी खोज की थी, इसीलिए आप तो याद रख लो, टॉर्नेडो का मापन फुजीटा स्केल से, PYQ है, पूछा गया प्रश्न है ये, यानी टॉर्नेडो जो है किससे मापा जाता है? तो फुजीटा स्केल से मापा जाता है। अगर हरिकेन द्वारा क्षति हुई है उसका मापन करना है तो साफिर सिम्पसन मापन द्वारा किया जाता है, यानी हरिकेन ने जो भी आपका नुकसान किया है तो वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापन द्वारा इसका मापन किया जाता है। ये दोनों प्रश्न बहुत मोस्ट हैं, जाने कितने ही एग्जामों में, वनडे एग्जाम हो या PCS हो, UPSC समेत में पूछा गया ये। ठीक है, अब देखें उत्पत्ति की परिस्थितियाँ क्या हैं इसकी, किसकी? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की। समुद्र की सतह के ऊपर लगातार उष्ण और आर्द्र वायु, यानी गर्म और शीत वायु जब मिलती है, देखो गर्म वायु ऊपर उठना चाहेगी, शीत वायु कैसी है? नीचे। जब ये दोनों मिलती हैं तो ऐसी ऐसी एक स्थिति बनने लगती है, यानी वो नीचे जाना चाह रही ठंडी वाली, और गर्म वायु क्या है? ऊपर जाना चाह रही। ठीक है, जिससे जलवाष्प के संघनन से भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा बनती है। इससे क्या होगा? दोनों टकराएंगी और संघनन होगा, जिससे क्या होगा? गुप्त ऊष्मा बनती है। तो वो गर्म वायु अगर समुद्र के ऊपर है तो वो पानी भी ले जाएगी अपने साथ। ठीक है, और ठंडी वायु नीचे आना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्या होता है, इससे क्या होगा? संघनन की गुप्त ऊष्मा भी। ठीक है, इसको ऊष्मा चक्रवात का इंजन भी कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है, छोड़ो, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, आप तो इतना याद रखें, गर्म नीचे जाती, ऊपर आती है और ठंडी वाली नीचे आती है। इससे क्या होता है? एक शक्तिमान की तरह बनता है। और कोरियोलिसिस बल मैं इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो ज्योग्राफी के जब हम आगे लाएंगे, ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल बनाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, देखो मुझे भी बड़ा बनना है, इस चैनल को बड़ा बनाना है, पेड ग्रुप्स आएंगे, लेकिन अब ये 1 से 2 साल तक सिर्फ यहाँ पे फ्री कंटेंट, हैंड रिटेन जितना हो सकता है उतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, फालतू का कुछ नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कोशिश करो अपने 4 दोस्तों में इसको शेयर कर सको बस। कोरियोलिसिस बल अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी तो आप सिर्फ देख लो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, मैं तो सिर्फ ओवरव्यू। अब देखेंगे भारत में स्थिति। भारत यहीं से पूछना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो यहीं से पूछेगा। सर्वाधिक कब आती हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो अक्टूबर नवंबर, यानी जब मौसम लौटता है, यानी लौटते हुए मानसून के समय सर्वाधिक आते हैं। क्यों आते हैं सोचो, क्योंकि क्या होता, वायुमंडल थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता, और जब हवाएं लौटती हैं तो नीचे की गर्म हवा जो गर्म हो जाता है, समुद्र धीरे धीरे गर्म हो जाता है गर्मियों भर, तो वो क्या होता है, उसकी गर्म हवा ऊपर उठना चाहती है और ठंडी हवा नीचे आना चाहती है, और ये ऐसे ऐसे समुद्र। अब आगे देखो, समुद्र से ज़मीन पर आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हमेशा देखना समुद्र पर बनते हैं। समुद्र से जब ये ज़मीन पर आते हैं तो अपनी पानी की नमी खो देते हैं, इससे ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। यानी ये समुद्र है, समुद्र से जब ये यहाँ आएंगे उस बंगाल की खाड़ी से, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इनको नमी मिलना बंद हो जाएगी। नमी मिलना बंद हो जाएगी क्योंकि समुद्र से नमी मिलती है इनको, तो ये क्या है, गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है।
अब इनको जब नमी मिलना बंद हो जाएगी तो क्या होगा, ये अपनी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएँ। पहले जल ऊपर उठता है तो इसको क्या कहते हैं, सुनो, ये जो जल ऊपर उठता है ना, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये पानी लेके चलते हैं। ये जब ऊपर उठता है तो इसको तूफान महोर्मी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो जल ऊपर की ओर उठता है उसको क्या कहते हैं, तूफान महोर्मी कहते हैं। बस इतना याद कर लो। भारत के अगर देखोगे अपने आसपास के, तो 80% जो चक्रवात हैं वो कहाँ पे आते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं। क्यों आते हैं मैं बताता हूँ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, आपको जल की वो मतलब तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ क्या है, ये थोड़ा खुला है, ये बंद सी है। आप देखोगे बंगाल की खाड़ी चारों ओर से बंद सी है। एक ये पूरा एक पॉन्ड मतलब एक तालाब सा बन जाता है, खाड़ी सी बन जाती है एक तरीके से। तो इससे क्या होता है, वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनाने के लिए सूटेबल है। बस इतना याद रख लेना, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगता है। लगातार जलवाष्प की पूर्ति होती रहती है, कोरियोलिसिस बल और बाहर उच्च दाब मिलता रहता है। बस एक बार देख लेना, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अभी आगे आएंगे, देखते हैं। पिछले एक वर्ष के देखोगे जो करंट अफेयर का भी जोड़ दिया मैंने, यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर पीसीएस के लिए, चक्रवात शक्ति आया, ये है, यहाँ से आने वाला है प्रश्न कि चक्रवात शक्ति कब आया, अक्टूबर 2025 में। चक्रवात शक्ति कब आया, अक्टूबर 2025 में, ठीक है। अरब सागर में आया। किस सागर में आया, अरब सागर में आया। गुजरात के भागों पे इसने क्या किया, अटैक किया था। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे सारे भागों में। इसका नाम किसने दिया, शक्ति, तो श्रीलंका ने नाम दिया। तो चक्रवातों का नामकरण होता है, ठीक है। तो चक्रवात का नाम किसने दिया, कब होता है, कैसे होता है, आगे बताता हूँ। चक्रवात का नाम किसने दिया, श्रीलंका ने। अगला है चक्रवात मोन्था, ये भी अक्टूबर 2025 में आया था। चक्रवात मोन्था ये भी 2025 के अक्टूबर में आया। ये किस में आया, ये बंगाल की खाड़ी में आया। ये किस में आया, ये बंगाल की खाड़ी में आया। इसका नाम किसने दिया, थाईलैंड ने दिया था। किसने दिया, थाईलैंड। जब बंगाल की खाड़ी में आया तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण भारत को इसने इफेक्ट किया, ठीक है। अगला है चक्रवात सेनियार। अगला है चक्रवात सेनियार, ये बंगाल की खाड़ी में आया, अंडमान सागर में। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में। ये कब आया, नवंबर 2025 में आया। कब आया, ये नवंबर 2025 में आया था ये, ठीक है। इसका नाम किसने दिया, यूएई ने दिया। किसने दिया, यूएई ने दिया था इसका नाम, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, चक्रवात दितवा है। चक्रवात दितवा है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया। ये नवंबर दिसंबर यानी लास्ट नवंबर और कुछ दिसंबर के बीच में रहा इसका प्रभाव। ये नाम यमन ने दिया था, ये नाम यमन ने। ये तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण भारत का मोस्टली एरिया इसने प्रभावित किया था, ठीक है। एक बार देख लेना पीडीएफ में ज़रूर, टेलीग्राम पर। चलो आगे देखें। चक्रवातों का नामकरण कौन करता है, चक्रवातों का नामकरण WMO द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, विश्व मौसम संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। 1953 से कर रहा है ये, 1953 से WMO चक्रवातों का नामकरण कर रहा है, ठीक है। 1979 तक अगर आप देखें तो ओनली वुमेंस के नाम पर चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं, यानी तूफान उठा देती हैं महिलाएं, तो उनके ही नाम पर क्या किया जाता था, चक्रवातों का नामकरण किया जाता था, ठीक। हिंद महासागर के जो चक्रवातों के नाम हैं वो मोस्टली 8 देश के द्वारा किया जाता है। ये 8 देश देख लेना आप एक बार। गवर्नमेंट की योजनाएं क्या हैं, इसको यानी चक्रवात से जो डिजास्टर होगा उससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजनाएं लाई सरकार, तो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। 2011 में चरण फर्स्ट आया, 2015 में चरण सेकंड आया, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, NDMA, और गृह मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक भी इसका सपोर्ट किया था इस योजना को लागू करने के लिए, यानी राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन योजना, ठीक है। तो ये कब आई, 2011 में और 2015 में। PDF जरूर देखना है। आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र योजना 2000 कब आई थी, 16 में आई थी। कब आई थी ये, 2016 में आई थी आपदा मित्र योजना। कौन लाया, NDMA के द्वारा आई थी, ये याद रख लेना।
अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा बेसिक सा। केवल सागर में ही होते हैं, आकार शीतोष्ण से छोटा होता है, वेग तेज होता है, विनाशकारी यानी किससे वेग तेज होता है, किसी से तुलना तो होगी ना, शीतोष्ण से तेज होता है और विनाशकारी भी शीतोष्ण से ज़्यादा होती है। पूर्व से पश्चिम की दिशा की, वो कैसे थे शीतोष्ण, पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम, वो पश्चिम से पूर्व। स्थलीय भाग में पहुंचकर धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें बाढ़। अगला हमारा डिजास्टर कौन सा है, बाढ़। अगली हमारी जो आपदा है उसका नाम है बाढ़। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट, बाढ़ क्या होती है, कैसे आती है, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक सा लॉजिक है। क्या होता है, जब नदियों द्वारा अपना तटबंध छोड़ के अवसाद जमा हो जाए, उसमें तटबंध छोड़ के पानी बाहर की ओर बहने लगे, यही बाढ़ कहलाता है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तो बाढ़ क्या होता है क्या नहीं होता, ये बेसिक सी चीज़ है, मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको क्या देखना है कि जो परीक्षाओं में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, बाढ़ से प्रश्न आ जाए बाढ़ क्या होती है, क्या आप बिना पढ़े नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, बाढ़, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने एक डाटा दिया था कि भारत का लगभग 12.16% भाग बाढ़ प्रवण है। ठीक है, यूपी के लगभग 44 जिले, 30% क्षेत्र कैसा है, बाढ़ प्रवण है। ठीक है, बाढ़ प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें की हैं। फ्लड वॉच इंडिया ऐप, ठीक है, फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2023 में केंद्रीय जल आयोग लाया था। ठीक है, प्रश्न आएगा कि बाढ़ की आपदा को रोकने के लिए फ्लड वॉच इंडिया ऐप सरकार कब लाई थी, तो 2023 में लाई थी। कौन लाया, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लाया, यानी 7 दिन पहले ही वार्निंग देना चालू कि बाढ़ आने वाली है, जिससे डिजास्टर का मैनेजमेंट किया जा सके अच्छे से। बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है, बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। 2007 से 12 में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, उसके तहत बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम लाया गया। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगली आपदा है हमारी सूखा। अब मैं नहीं बताऊंगा सूखा क्या होता है, आपको पता है सूखा क्या होता है। ठीक है, अब आईएमडी ने एक परिभाषा दी थी, उसके अनुसार समझ लो, क्योंकि ये पूछा गया है। सामान्य से 25% कम वर्षा हो, सीधा सीधा है इसलिए मैंने बता दिया। यानी वर्षा क्या हो, सामान्य से 25% कम वर्षा हो तो वह सूखा का वर्ष कहलाने लगता है। ठीक है, भारत का कुल 68% क्षेत्र और 182 जिले सूखा प्रवण है। कैसे हैं, 182 जिले कैसे हैं, सूखा प्रवण है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, अन्न की कमी अकाल कहलाता है, चारे की कमी तृण अकाल कहलाता है, जल अकाल, इन तीनों को मिला दें तो ये त्रि अकाल कहलाता है। इन तीनों को मिला दें तो त्रि अकाल कहलाता है। ये सबसे भयंकर स्थिति बनती है त्रि अकाल। यहाँ पे हजारों लोग जानवर मर जाते हैं, पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आपको पता होगा ऐसे अकाल आज़ादी के पहले जो होते थे तो उसमें 20-20 लाख लोग मर जाते थे। सोचो, अकाल में 20 लाख 30 लाख लोग सिर्फ भूख से मर गए। राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली, तो सरकार ने क्या किया, 1986 में पहल आई थी और 1990 में पूर्णतः इसको क्या किया गया, लागू किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं सूखा प्रबंधन निगरानी प्रणाली कब आई थी, 1990 में लागू हुई, 1986 में पहल आई थी। ठीक है, जल शक्ति अभियान, सूखा से रोकने के लिए आपको पता हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी रहा, हमारे प्रधानमंत्री इसको बहुत प्रमोट भी करते, कैच द रेन 2021 में। ठीक है, इसकी डेट देख लेना, 2019 है कि 2021, एक बार गूगल कर लेना, मैं अभी इसमें कंफर्म नहीं हूँ, 2021 ही है शायद। जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया था जल शक्ति अभियान। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स यानी व्हेन इट फॉल्स, ये इसका स्लोगन है। ये स्लोगन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, आगे देखें, एक आया था मेघदूत ऐप 2019 में। कौन सा, मेघदूत ऐप, कौन लाया था, आईएमडी IITM पुणे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो मेट्रोलॉजी है पुणे, उसके द्वारा, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा लाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी 2015 में। ठीक है, पर ड्रॉप
मोर वाटर, इसका उद्देश्य क्या था, पर ड्रॉप मोर वाटर, यानी प्रत्येक ड्रॉप में ज़्यादा पानी। अटल भूजल योजना आई थी 2019 में। अटल भूजल योजना कब आई थी, 2019 में आई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी 2016 में, ठीक है। ये कुछ योजनाएं इसलिए बता दी क्योंकि इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं योजनाएं छुपी हुई हैं, यही तो नहीं समझ पाता आदमी। सूखा पढ़ा रहा है, सूखे से प्रश्न देखने मिला आपको अभी उसमें, लेकिन योजनाओं से देखने मिल सकता है। आता तो वो डिजास्टर मैंने योजना क्यों लाई गई, फसल बीमा। बीमा तब कराओगे ना जब फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद हो जाएगी तो सरकार क्या देगी, लोगों को पैसा देगी, बीमा देगी। इसीलिए तो योजनाएं लाएंगी, इन्हीं से प्रश्न बनेगा। पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न है ये, सीधे सीधे। भाई फालतू की चीज़ें पढ़ाना मेरा मकसद यहाँ पे नहीं है। फालतू की चीज़ें बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से जाके भी आप पढ़ सकते हैं। अगला है सूखा, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है भाई सारे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में लाया गया था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78, आपको विश्वास नहीं होता आप घटना चक्र देख सकते हैं, 1977-78। राष्ट्रीय वाटर शेड विकास परियोजना 1990। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये दोनों प्रश्न जाने कितने बार रिपीट हुए हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, राजस्थान, जोधपुर में है। अगला है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शुष्क क्षेत्र कृषि शुष्क क्षेत्र, इसको क्रीडा भी नाम से जाना जाता है, हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे, हैदराबाद। ये प्रश्न तो ऐसे समझ लो यूपीपीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। अगली जो हमारी आपदा है उसका नाम है भूस्खलन। उस आपदा का नाम क्या है, भूस्खलन उस आपदा का नाम है। अच्छा, आपने कुछ अभी हाल फिलहाल के भूस्खलन के बारे में आपको बताऊं। हाल फिलहाल के जो भूस्खलन हुए उसमें आपको पता होगा कि वैष्णो देवी में भी एक भूस्खलन हुआ था। कब हुआ था, 2025 का भूस्खलन हुआ है वैष्णो देवी में, अगस्त 2025 में। जुलाई 2024 में वायनाड में, अभी 7 जुलाई 2026, ये अपडेटेड नोट्स हैं, वायनाड में फिर से आया था भूकंप। चिनाव में आया अभी 6 जुलाई 2026 को, चिनाव घाटी में आया था। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय भूस्खलन सुभेद्यता मानचित्रण, ठीक है, भारतीय कौन लाता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2014-15 में लाया गया था। भारतीय भूस्खलन सुभेद्यता मानचित्रण ये कौन लाया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2014-15 में लाया था ये, ठीक है। ये सीधा सीधा प्रश्न बनने, अब भूस्खलन क्या होता है ये पढ़ा है क्या भैया, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, मृदा खिसक जाती है पहाड़ों से, वही भूस्खलन होता है। ये अगर प्रश्न बन भी जाए तो आप कर लोगे इस टैकल, लेकिन ये प्रश्न बन जाए ना कब आया कौन लाया, ये नहीं कर सकते टैकल। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना रटना जरूरी है। भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप, तो ये कौन लाया, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर के द्वारा 2024 में। भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लाया गया, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर के द्वारा। कब लाया गया, 2024 में, हाल फिलहाल का है, ठीक है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे, प्रश्न आएगा। आपदा संबंधित से संबंधित राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश 2009 में जारी किए गए थे, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अगला आपकी जो आपदा है उसका नाम है आंधी तूफान आकाशीय बिजली, ठीक है। अब ये क्या होती है क्या नहीं होती आंधी तूफान, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा बेसिक सा। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली क्या होती है, जो आपने देख रखा है वही, ठीक है। बस ये प्रश्न बनेगा, ये किन बादलों के कारण उत्पन्न होती है, ये प्रश्न आपको, क्योंकि वो तो समझ आ जाएगा किन बादलों के कारण, ये फैक्चुअल डाटा हो गया। तो बादलों के कई प्रकार होते हैं, अगर आपने भूगोल पढ़ा हो तो ये क्यूमुलोनिम्बस बादल के कारण होता है। क्यूमुलोनिम्बस बादल के कारण इसका निर्माण होता है, ये एक बार देख लेना, ठीक है। अब इससे डिजास्टर से संबंधित कुछ ऐप लाई थी सरकार, दामिनी ऐप। तो दामिनी ऐप 2020 में लाई थी सरकार, 2020 में। कौन, IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे वाला, ठीक है।
ये इन दोनों मिलके क्या ले आए थे 2020 में, दामिनी। दामिनी आपको पता है बिजली का पर्यायवाची होता है। अब अगली घटना है हमारी बादल का फटना। अगला डिजास्टर है, सिर्फ काम का ही था उसमें और फालतू का मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अगला जो डिजास्टर है बादल का फटना। बादल का फटना क्या होता है? यदि बारिश जो है 100 mm प्रति घंटे से अधिक हो जाए, अचानक से बिल्कुल बादल, पानी बहुत तेज बरसे, इतना तेज, वही कहलाता है बादल का फटना। ये परिभाषा मैंने इसलिए दे दी कि ये आ सकती है 100 mm से प्रति घंटे से अधिक। अब कुछ घटनाएं हाल फिलहाल की, 2013 का केदारनाथ घटना आपको पता होगा। 26 जून 2025 का हिमाचल कुल्लू में घटना हुई थी। 14 अगस्त 2015 का चंसोती गांव जम्मू कश्मीर का। 5 अगस्त 2025 का उत्तरकाशी की घटना। ठीक है, अब सरकार ने इसके क्या किया, यानी सरकार ने बादल फटने के लिए क्या कार्यक्रम लाए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। देखो, हमें यहाँ बादल फटना नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। ये चीज़ समझो, जो लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको बादल फटना पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट उससे संबंधित। तो प्रश्न तो डिजास्टर मैनेजमेंट दिया ना। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम 2020 में लाई थी सरकार, IMD और WMO के साथ। एक सचेत ऐप लाई थी, कौन? NDMA और C.DOT के द्वारा। अब C.DOT के बारे में गूगल कर लेना, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, ऐसे नोट्स, और सुनो, ऐसे मैंने एक बार बढ़ा दिया, कुछ याद नहीं हुआ होगा मुझे पता है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं हुआ होगा। याद कैसे होगा? जाओ टेलीग्राम लिंक खोलो, ऐप में जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। एक दो बार अपने टैबलेट में या प्रिंट निकलवा लो, एक पेज पे 4 निकल आएंगे आगे पीछे, 2 ऐसे 2 पीछे, तो ऐसे प्रिंट निकलवा लो और इनको बार बार रट्टा मार दो तो आपको याद हो जाएंगे। तो 7 से 8 वीडियो या 10 वीडियो भी लग सकते हैं, उसमें आपकी पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपका 10 तारीख से पहले पहले संभवतः मेरा पूरा प्रयास होगा, या 15 तारीख से पहले पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको कवर करा दिया जाए। और आपको साथ में UP GK की भी सीरीज चल रही है, ठीक है, उसकी भी PDF। मैं ये कहता हूँ, अगर उससे अच्छा नोट्स, इससे अच्छा नोट्स कहीं भी दिख जाए, आप तुरंत जो आप हटा दें, हमें ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इतनी मेहनत से ये नोट्स बना रहा हूँ, इतनी मेहनत से, तो आपका बस एक काम है, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सको आप बस शेयर कर दीजिए, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ, नया चैनल है, शेयर कीजिए, बढ़ाइए इसको, प्रचार कीजिए इसका, आपका ही चैनल है। बने रहिए जिससे हौसला बना रहे, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।